नमस्कार, मैं अखिलेश वाजपेयी एनडीवी टुडे से। विश्व में इस समय विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध के हालात हैं। खास तौर से ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के युद्ध को लेकर के जिस तरीके से पूरे विश्व में स्थितियां गड़बड़ा रही हैं, आर्थिक उठापटक हो रही है, उसको देखते हुए मन में यह सवाल उठता है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ आर्थिक वर्चस्व के लिए तो नहीं हो रहा है, या जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाया गया है उसको देखते हुए मन में यह शंका भी उत्पन्न होती है कि इस युद्ध के पीछे कहीं तेल तो नहीं है, वही तेल जो आज से कुछ दशकों पहले पूरे विश्व में एक संघर्ष का कारण हुआ करता था। उदारीकरण के बाद स्थितियां बदली और धीरे धीरे तेल के कारण जो विश्व में संघर्ष की स्थिति होती थी उससे हम लोगों को मुक्ति मिली। लेकिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बंधक बना करके उठा देना, और अब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध और उसमें पूरे विश्व की चपेट में आना मन में यह सवाल पैदा करता है कि कहीं इस युद्ध के पीछे आर्थिक वर्चस्व की राजनीति तो नहीं है, आर्थिक वर्चस्व की इच्छा तो नहीं है। इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर ए.पी. तिवारी। हम उनसे इसी मुद्दे पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से पहले रूस और यूक्रेन, इसके बाद इजराइल और लेबनान, फिर अब अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनके बीच जो युद्ध हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एक परंपरागत युद्ध का कारण है? एक जो है तो अपनी सीमा क्षेत्र को बढ़ाने की इच्छा है, या इसके पीछे इस 21वीं सदी में कोई आर्थिक कारण है, या सिर्फ आर्थिक कारण है और आर्थिक कारणों के कारण ये युद्ध शुरू हुए हैं? देखिए, अगर युद्ध के इतिहास को निकाला जाए तो पता ये चलता है कि 70 के दशक का जो आर्थिक संकट आया था और उसका जो दुष्प्रभाव देखा गया वो मूलतः तेल के कारण था। ये कहें कि 70 के दशक का आर्थिक संकट मूल रूप में तेल से पैदा हुआ। ओपेक देशों ने जब तेल की कीमतें बढ़ाई तो ये स्थिति तो यहाँ तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बिगड़ गई थी कि वहाँ दिसंबर 1973 तक आते आते डॉलर दुनिया की मुद्रा मंडी में लड़खड़ा गया था। इसकी ये बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में डॉलर भारी मात्रा में उड़ेला था, कह सकते हैं। तो ये दुष्परिणाम इस रूप में भी देखा गया। 80 के दशक में तेल की कीमतें बढ़ी दुनिया में और उसका असर विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा। वो भी एक प्रकार का कह सकते हैं आर्थिक युद्ध का ही स्वरूप था। और फिर 90 के दशक में जो ईरान इराक युद्ध हुआ उसका दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं तेल की सप्लाई पर पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आप कह रहे हैं, एक परिणाम ये तो होता है कि युद्ध का आर्थिक कारण होता है, एक कह सकते हैं दुनिया में आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई। यही नहीं, अभी हाल ही का अनुभव देखा जाए तो अमेरिका ने एक प्रकार से तटकर युद्ध शुरू किया था भारत और अन्य देशों के खिलाफ, कह सकते हैं। और वो बीच में चलता ही रहा। कई कारणों से उसे कह सकते हैं ट्रंप के उस प्रयास को झटका भी लगा जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे एक तरह से अवैधानिक साबित कर दिया, अवैधिक साबित कर दिया। अब इस युद्ध को, जो ताजा युद्ध है, इजराइल अमेरिका का मिलकर कह सकते हैं
ईरान के खिलाफ ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और उसका प्रमुख कारण यह है कि जब युद्ध होता है कहते हैं तो शॉर्टेजेस पैदा होती हैं, कमियां पैदा होती हैं। अब अगर मौजूदा स्थिति को लिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा कारण तेल ही बन रहा है। जो हारमुज एक सकरा जल डमरू मध्य रास्ता है कह सकते हैं तेल के आने का, उसी से भारत में भी तेल आता रहा है, दुनिया को तेल जाता रहा है, उसको ईरान ने बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से सप्लाई चेन तेल का प्रभावित हो रहा है, गैस का प्रभावित हो रहा है। गैस का उत्पादन जो नेचुरल गैस है, जो कह सकते हैं उसका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका उत्पादन घट रहा है। जब तेल की कीमतें बढ़ रही है तो उसकी वजह क्या है ये तो समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि विश्व अर्थव्यवस्था में ये जो ताजा युद्ध के हालात हैं ये इतना अपना असर दे रहा है कि ये कहा भी जा सकता है कि अगर युद्ध ही लंबा खिंचा तो इसी के वजह से दुनिया में एक तरह से जैसे तीसा की महामंदी आई थी, कहीं वैसी महामंदी तो नहीं आ जाएगी। जब टनों का टन कह सकते हैं समुद्र में बांटा जा रहा था, गेहूं ओवर प्रोडक्शन हो गया था, मांग घट गई थी। जर्मनी की स्थिति तो ये थी कि बोरों में लोग करेंसी भर कर ले जाते थे तो एक प्याली कॉफी का उपभोग करते थे। तो ये एक तरह से स्थितियां क्या होंगी, एक जो मेरा मानना है कि एक प्रकार से जो भू राजनीतिक परिवेश दुनिया का इसमें चल रहा है वो बहुत अनिश्चितता है और जोखिम भरा है। और मैं समझता हूं कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित ही होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से भाई अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, मतलब ये अपने आप में एक अभूतपूर्व था कि एक संप्रभु राष्ट्र एक दूसरे संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को जा करके जबरन, जैसे कि गांव गली के अपराधी होते हैं उस तरीके से जा करके उठा लेना, अपहरण कर लेना एक तरीके से कहा जाएगा। और उसके बाद अब अमेरिका का इजराइल के जरिए ईरान पे प्रहार अभी कुछ दिन पहले किया था, अब फिर कर गया। इस बार ज्यादा लंबी लड़ाई की रही तो कहीं ऐसा तो नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से विश्व जो मुद्रा भंडार है उसमें जिस तरीके से डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है, डॉलर का जो वर्चस्व कम हो रहा है और तमाम देश अपना भारत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ब्रिक्स से लेकर के कई देशों को ये ऑफर दिया कि हम लोग अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करें, तो वो जो दादागिरी थी अमेरिका की, जिस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे, उसमें कहीं उसको ये डर तो नहीं पैदा हो गया कि अब डॉलर का प्रभाव घट रहा है, डॉलर का भंडार कम हो रहा है, डॉलर का जो है तो की ताकत घट रही है। तो इस कारण जो है तो उसने ये जो है तो इस युद्ध को शुरू किया कि नहीं, अगर जो है तो कोई चीज अर्थ के कारण नहीं ठीक हो रही है तो हम उसको जो है तो बल के कारण जो है बल से ठीक करेंगे और बल से डॉलर का प्रभाव फिर से स्थापित करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है इसके पीछे। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं कि अगर देखा जाए अमेरिका के व्यापार नीति को या व्यापार नीति उसकी जो कूटनीति है तो पता ही चलता है कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना और उसके नियम बने, लेकिन उसको भी धता बताकर अमेरिका एक अलग तरीके की व्यापार नीति अपनाए हुए है। जो व्यापार नीति वो अपनाए हुए है उसमें तटकर और गैर तटकर प्रतिबंध वो देशों पर लगाता रहा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका उल्लेख बहुत जरूरी है कि कारगिल युद्ध के बाद भी और पोखरण विस्फोट जब भारत ने किया तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका ने, और लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि भारत के स्तर पर एक रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किया गया और रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के जरिए भारत ने 4.1 बिलियन डॉलर के बराबर विदेशी पूंजी उगा ली दुनिया की अर्थव्यवस्था से। तो अमेरिका ने समझा कि
अगर भारत प्रतिबंध के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा कर सकता है तो उस पर दबाव बना और उस प्रतिबंध को उसने हटा लिया। तो ये इस प्रकार की जो आर्थिक नाकेबंदी की नीति रही है, उसकी तटकड़ लगाने की नीति रही है, उसके चलते अब दुनिया के देश ये समझते हैं, जब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि WTO ने तो ये प्रतिबद्धता दी थी राष्ट्रों के लिए कि वो तटकर प्रतिबंध समाप्त करेंगे और पूरी दुनिया में एक स्वतंत्र व्यापार का वातावरण बनाएंगे, लेकिन इसको तो कह सकते हैं कुठाराघात इस पर तो अमेरिका ने ही किया। कह सकते हैं संरक्षणवादी नीति और नव संरक्षणवादी नीति को अपनाते हुए। तो एक मेरा मानना है कि अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार के वैश्विक स्तर पर देखें कंपोजिशन को, तो उसमें $1 का हिस्सा घटा है और सोने का हिस्सा बढ़ा है, स्वर्ण का हिस्सा बढ़ा है। यही वजह है कि सोने की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, भारत में भी बढ़ी हैं। तो इस प्रक्रिया को कह सकते हैं डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया मजबूत हो रही थी। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका दबाव में हो और इस डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए उसने युद्ध का सहारा लिया हो। पहले तो उसने कह सकते हैं टैरिफ का सहारा लिया, टैरिफ वार का सहारा लिया, और नहीं तो अब एक खुले युद्ध का सहारा लिया है। लेकिन कुल मिलाकर युद्ध तो युद्ध होता है, उसकी आर्थिक लागतें तो देशों को उठानी पड़ती है। मैं समझता हूं अमेरिका को भी ये लागत उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसा मैंने उल्लेख किया कि 70 के दशक में दिसंबर 1973 तक आते आते डॉलर दुनिया की मुद्रा मंडी में लड़खड़ा गया था। तो कहीं अगर युद्ध बहुत लंबा खिंचा तो मैं समझता हूं इसका असर ऋणात्मक असर कह सकते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, या मेरे मन में एक प्रश्न से आप ही के उत्तर से एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि जो कहीं ये युद्ध जो है जाने अनजाने हमारे जो सपने हैं, आर्थिक महाशक्ति बनने के जो सपने हैं, जिस तरीके से मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम जो है तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प व्यक्त किया कि 2029 तक हम इसको उत्तर प्रदेश को जो है तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और उस दिशा में काम भी चल रहा था, दिखाई भी पड़ रहे थे, उसके प्रभाव भी दिख रहे थे। तो कहीं ये युद्ध हमारे उन सपनों पे तो असर नहीं डालेगा? बड़ी अहम बात ये भी है, और ये समझना पड़ेगा कि लगभग 88 से 90% तेल भारत आयात करता है। अब ऐसे में तेल आयात यदि दुष्प्रभावित होगा या बाधित होगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि सकरा जो जल डमरू मध्य क्षेत्र है उससे तेल की आमद घट गई है, और लगभग 40% जो आयात कच्चे तेल का हम करते हैं अन्य पेट्रोलियम पदार्थों का, वो उसी रूट से करते रहे हैं। तो ये तो हुआ सप्लाई चेन प्रभावित होगी। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप ये रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक महालक्ष्य है $1 ट्रिलियन को हासिल करने का वर्ष 2029-30 तक, और भारत का देखें तो एक संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की बराबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक मूलाधार हैं, जिनमें आर्थिक विकास की दर को ले लें तो आर्थिक विकास की दर दुनिया में सबसे ऊंची चल रही है भारत की, चीन से भी ज्यादा चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं हमारे पास लगभग $728 बिलियन के बराबर हैं। महंगाई की दर अभी तक लगातार नियंत्रित रही है। एक महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकोषीय घाटा जो सरकार की उधारी को दिखाता है वो भी नियंत्रित है, और सरकार की उधारी को जीडीपी के अनुपात अगर ले ले पूरे देश के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार की उधारी है वो जीएसडीपी के अनुपात में वो भी नियंत्रित है। 23.1% पर टारगेट किया गया है यूपी के लिए 2026-27 के लिए। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो युद्ध मौजूदा है, या एक बात और यहाँ पर रख लेना जरूरी है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है उसमें जो ग्रोथ परफॉर्मेंस यूपी की है वो कई बड़े राज्यों से
बेहतर है, बहुत बेहतर है। जैसे खास तौर पर अगर 3 सालों को लिया जाए तो हमारी यूपी की ग्रोथ रेट 8.3% पर है। लेकिन सवाल ये जो आपने रखा कि इससे ये जो एक महालक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको मूर्त रूप देने में क्या कोई दिक्कत आएगी? हाँ, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर महंगाई दर बढ़ती है, जैसा मैंने कहा ग्रोथ रेट ऊंची है, महंगाई दर अगर बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मुद्रा नीति को सख्त रखना पड़ेगा। ब्याज की दरें बढ़ सकती हैं, और अगर ब्याज की दरें यथावत भी बनी रहती हैं तो मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था में तरलता बाधित होगी, और तरलता जब बाधित होगी तो विकास भी चोटिल हो सकता है। क्योंकि दो बातें हैं, अगर महंगाई बढ़ती है तो खपत घटेगी, और अगर सप्लाई चेन दुष्प्रभावित हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो बढ़ी हुई तेल की कीमतें लॉजिस्टिक्स की कीमतों को बढ़ा देगी, ढुलाई महंगी हो जाएगी, और जब ढुलाई महंगी होगी तो अनुमान तो ये बताते हैं कि अगर $10 के बराबर प्रति एक बैरल कीमतें बढ़ती हैं तो इससे महंगाई की दर 0.2 से 0.4% तक बढ़ सकती है। यही नहीं, जो भुगतान संतुलन भारत का ठीक ठाक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के अनुपात में वो लगभग इस समय चल रहा है भारत का 1.2%, वो बढ़कर 1.5 चला जा सकता है, और युद्ध अगर लंबा खिंचा तो ये और बढ़कर 2% को व्यापार कर सकता है। बहुत कुछ मेरा मानना है इस पर निर्भर करेगा। जो भू राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है उसमें स्टॉक मार्केट भी भारत का प्रभावित होगा, और स्टॉक मार्केट अगर प्रभावित होता है तो सोने चांदी की कीमतें, जो बहुमूल्य धातु हैं, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं, पहले से ही बढ़ती हुई स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है अर्जित करने का, और $5 ट्रिलियन का लक्ष्य अर्जित करने का है, विकास की दर यदि चोटिल होती है इस युद्ध के लंबा खिंचने से, तो मैं समझता हूं उसमें भी एक प्रकार की बाधा तो उत्पन्न होगी। इसका तो अर्थ ये निकल रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इससे तो आयात और निर्यात पर भी असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे कि भदोही और वाराणसी की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में कालीन है, साड़ियां, इन सबका ईरान वगैरह के देशों में, खाड़ी देशों में बहुत सप्लाई लगातार बढ़ रही है, निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध के हालात हुए हैं तो उससे जो है ये भी प्रभावित हुआ। अगर निर्यात प्रभावित हुआ तो निर्यात प्रभावित होने पर जो है जाहिर है कि जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो हर आदमी की सेहत, आर्थिक सेहत प्रभावित होगी। देखिए, जहां तक यूपी की आर्थिक स्थिति का संबंध है, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मैंने पहले भी उल्लेख किया कि जो विकास की दर है वो कई बड़े राज्यों की तुलना में भी बेहतर चल रही है। लेकिन अब ये सवाल बड़ा है कि जो युद्ध की स्थिति आगे बढ़ती है अब कितनी बढ़ेगी, यानी ये युद्ध कितना लंबा खिंचता है इस पर निर्भर करेगा। जैसे आपने सही कहा कि जो हमारा ओडीओपी का सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, लगभग 96 लाख इकाइयां हैं जो सूक्ष्म लघु मझोले उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, उनमें कह सकते हैं बड़ी संख्या में रोजगार भी लगा हुआ है। हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें लोग लगे हुए हैं। तो ये जैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासतौर पे भदोही है, ज्ञानपुर है, गोपीगंज है, मिर्जापुर है, यहाँ से जो कालीन तैयार होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत ज्यादा रही है और इन उत्पादों में उत्तर प्रदेश को केवल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही प्राप्त नहीं है, बल्कि उसमें एक लगातार सस्टेनेबल एडवांटेज यूपी को प्राप्त है। तो मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो निर्यात होता रहा है वो उस पर भी लंबे युद्ध का, अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे चावल का निर्यात ले लें अगर, तो चावल का निर्यात यूपी खासा करता रहा है। मेरठ है, कानपुर है, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है कह सकते हैं, ये आगरा है, ये हमारी लेदर इंडस्ट्री है, उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जो जहां पेट्रोल और
वो ऐसे उद्योग जहां पर पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े हुए हैं वो दुष्प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर तो ये सही है कहना कि युद्ध प्रभाव दे रहा है, वो उसका दुष्प्रभाव किसानों पर भी लक्षित होगा। जाहिर सी बात है कि अगर खेती से जुड़े हुए उत्पादों का निर्यात बाधित होता है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर पूरे विश्व में मंदी का माहौल बनता है, तो अगर मंदी होती है तो जाहिर सी बात है दुनिया की इनकम गिरेगी, और अगर दुनिया की इनकम गिरेगी, खास तौर पे ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ जो हम निर्यात करते रहे हैं, जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, उन निर्यातों को झटका लग सकता है, और ऐसा कह सकते हैं कि इससे एक प्रकार का प्रतिकूल असर व्यापार पर पड़ेगा, निर्यात पर पड़ेगा, और भुगतान संतुलन की स्थिति पर कह सकते हैं यूपी ही नहीं पूरे भारत की दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। देखिए, मैंने शुरू में कहा तो निर्यात प्रभावित होने का मतलब बहुत सारी चीजें जो है तो उनका प्रभाव बहुत सारी चीजों में पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अर्थव्यवस्था को। जैसे कि पिछले दिनों जब से ये योगी सरकार आई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो वन डिस्ट्रिक्ट जो है तो वन प्रोडक्ट, ये एक बड़ी योजना थी, और उस योजना समृद्धि के द्वार भी खोलेगा, जिलों की पहचान भी बनाई और जिलों में स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न किया। लेकिन जिस तरीके से युद्ध के हालात हैं, और वो जो ये थी, इसके बहुत सारी चीजें बाहर जाती थी, और इसी को लेकर अडॉप्ट किया जो है केंद्र सरकार ने, एक जिला एक उत्पाद। तो अब जिस तरीके की स्थितियां बन गई, हालात खड़े हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था का हाल होगा वो तो होगा, लेकिन इन सपनों का भी जो है हाल बहुत बुरा होने वाला है। ये सपने भी जो है तो ध्वस्त होने वाले हैं अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो, और उसके कारण बहुत सारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है? देखिए, जहां तक युद्ध के कह सकते हैं खजाने पर पड़ने वाले प्रभाव का संबंध है, जैसा उल्लेख कर रहे हैं कि जो निर्यातक हैं उनको वो आकांक्षित भी हैं, वो चाह भी रहे हैं कि उनको सरकार संरक्षण दे, उनको रियायत दे, तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज बढ़ सकती हैं। दूसरे जो कह सकते हैं फार्मर्स हैं, फार्मर्स को फर्टिलाइजर सब्सिडी उसमें वृद्धि हो सकती है। तो अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ती है, पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी बढ़ती है, क्योंकि अगर पेट्रोलियम पदार्थ लगातार महंगे होते हैं, जैसे अभी हाल ही में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं। अब ये कीमतें तो एक बार में भी इतनी बड़ी हैं, लेकिन अगर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि युद्ध की स्थिति अगर लंबी खिंचती है तो ये दबाव और बढ़ेगा और कीमतें बढ़ सकती हैं। और तो रसोई घर से लेकर कह सकते हैं जो सरकार का बजट होता है वो भी प्रभावित होगा। और इससे एक बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण FRBM एक्ट के अंतर्गत जो केंद्र सरकार ने संभाल रखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो राजस्व खाते पर एक प्रकार की बचत स्थिति को बनाए हुए लगातार, और राजकोषीय घाटा नियंत्रित कर रखा है, उधारी को नियंत्रित कर रखा है। तो वो जो कैलकुलस है, वो जो अवकलन है, या कह सकते हैं राजकोषीय गणित भी प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रभाव है ये एक्सटर्नल शॉक के कारण होगा, बाह्य झटके के कारण होगा, सरकार की अपनी नीतियों के कारण नहीं होगा। हाँ, आवश्यकता इस बात की होगी कि भारत को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को दोहने की स्ट्रेटजी, एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी, जो कह सकते हैं एक प्रकार से सौर ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, एक हरित ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, और एक दीर्घकालीन पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूं न्यूक्लियर एनर्जी जो कि पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए, उसको भी तरजीह देनी होगी भारत सरकार को। मैं समझता हूं जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर आघात इस ताजा युद्ध का बहुत ज्यादा न पड़े, इसलिए जरूरी होगा कि आर्थिक नीतियों में भी सरकार बदलाव लाए, और संकेत इस बात के आ रहे हैं, उसकी शुरुआत भी हो गई है कि सरकार चाहे निर्यात हो
और चाहे ऊर्जा की नीति हो, क्योंकि पहले तो 27 देशों से हम आयात करते थे तेल का, अब 40 देशों से सप्लाई हो रही है भारत को तेल की। तो एक जो जिसको कहा जाता है एनर्जी बास्केट हमारा डाइवर्सिफाइड है, विविधीकृत है। ये विविधीकृत, और जैसा अभी आपने चर्चा आरंभ में चर्चा में उल्लेख किया कि जो FTAs, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत ने अन्य देशों के साथ कहेंगे साइन किए हैं या तैयार किए हैं, उनको कह सकते हैं और प्रखर रूप में लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जो आप ये बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा कह सकते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य है जिसमें धारणा ये है कि विदेशी निवेशक आए और भारत में ही पूंजी निवेश करें, और भारत में जब पूंजी निवेश करेंगे तो स्वाभाविक रूप में भारत की विकास दर भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगा। लेकिन अब तो जो परिवेश अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक है उसमें एक जो अनिश्चितता बढ़ी है, उस अनिश्चितता को मद्देनजर रखते हुए नीतिगत स्तर पर सरकार को बहुत सूझबूझ के साथ एक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन आर्थिक नीतियों की रणनीति को तैयार करना होगा। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये प्रश्न पैदा होता है कि जिस जैसी परिस्थितियां आपने बताई, तो इसमें तो ये भी स्थिति पैदा हो सकती है अगर युद्ध लंबा खिंचा कि हमको किसानों को जो है तो सपोर्ट करने के लिए, हमको जो छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए, हमको MSME सेक्टर को जो सपोर्ट करने के लिए फिर सब्सिडी का युग लौटे। अगर सब्सिडी का युग लौटेगा तब तो जो है तो इस सरकार पे दोहरा भार पड़ेगा, और दोहरा भार पड़ेगा तो उन सपनों का क्या होगा जो एक राजनीतिक दल के लिहाज से, एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से इन सरकारों ने सोचा जो सपने दिखाए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम भारतीय के या उत्तर प्रदेश के हम लोगों के सपने भी टूटने वाले हैं अगर युद्ध लंबा खींचेगा। जिन सपनों को हमने देखा था कि हम आत्मनिर्भर होंगे। देखिए, जब युद्ध होता है, चाहे देश भारत में जो 3 युद्ध लड़े, खासतौर पे अगर देखा जाए 1962 से 72 के दौरान, तो राजकोष ही सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित हुआ था। जो कहेंगे खर्च का पैटर्न है उसमें भारी बदलाव आए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चालू अंतरराष्ट्रीय वैश्विक परिवेश है, युद्ध का बना हुआ है, ये अगर लंबा खिंचता है तो जैसा आप कह रहे हैं कि ये वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसा आपने कहा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, आवास, ये जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, इन पर सरकार जो खर्च करती है उसमें या तो उससे समझौता करे, क्योंकि अगर सब्सिडी का खर्चा बढ़ता है तो सबसे बड़ा सुधार था जो 90 के दशक में शुरू किए गए थे आर्थिक सुधार, खासतौर पे जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। उसको पहली बार तगड़ा झटका तब लगा था जब कोरोना आया, लेकिन उससे भी कह सकते हैं उसी तरह का एक झटका अंतरराष्ट्रीय तनातनी के कारण, अंतरराष्ट्रीय युद्ध संकट के कारण पैदा हो रहा है। और आज की भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए भारत की जो राजकोषीय नीति है वो कह सकते हैं उसकी जो दिशा है वो तय है। वो दिशा है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की, क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ता है तो घाटा बढ़ने का परिणाम ये होता है कि निजी निवेश क्राउड आउट हो जाता है। मतलब सरकार ही कर्ज लेती है बाजार से तो निजी क्षेत्र को कर्ज कम उपलब्ध होता है, ऊंची ब्याज दर पर उपलब्ध होता है और निजी निवेश को झटका लगता है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात तो तय ही है कि ये युद्ध लंबा खींचता है तो भारत की जो एक विकास की कह सकते हैं अति महत्वाकांक्षी एक कह सकते हैं कार्य योजना भी है और अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है, वो भी कहीं ना कहीं चोटिल हो सकता है। क्योंकि यह दिशा केवल भारत ने नहीं अपने लिए तय की है। भारत के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जब FRBM एक्ट लाया गया था 2003 में पार्लियामेंट द्वारा, तो राजकोषीय घाटा लगातार घटा गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशा जहां तक भारत की है वो राजकोषीय सुप्रबंधन की है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की है, क्योंकि खजाना अगर सुदृढ़ होगा तभी हम
जो सरकार के मूल लक्ष्य हैं उनको भी प्राप्त कर पाएंगे या उनको हासिल कर पाएंगे। जैसे पहला है आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना दूसरा, और तीसरा है कुछ कल्याणकारी कार्य करना। तो दिशा उसकी, यानी सरकार सीधे अब कह सकते हैं लाइसेंस परमिट राज पर वापस नहीं जाएगी, लेकिन जब संकट आता है तो संकट के निराकरण के लिए सकारात्मक दृष्टि से नीतिगत परिवर्तन करने होते हैं, या जिसको कहा जा सकता है कुछ फायर फाइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनको चलाना होता है। हालांकि जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि अगर कहीं दुनिया मंदी में चली गई, महामंदी में चली गई, तो तीसा की महामंदी के दौरान तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था गड्ढा खुदवाइए और पटवाइए। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, उन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ग्रंथ जो लिखा था वो आज ही के दिन प्रकाशित हुआ था, यानी 9 मार्च को प्रकाशित हुआ था 1776 को। अब ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ेगा कि एडम स्मिथ क्या कहते हैं अपने उस ग्रंथ में। उन्होंने कहा था डिफेंस अधिक महत्वपूर्ण है तुलना में बहुत अधिक समृद्ध के। मैं समझता हूं यह एक ऐसा आदर्शक वाक्य है, एक सैद्धांतिक वाक्य है जो दुनिया के हर देश पर लागू होता है, क्योंकि हर देश यही चाहता है कि वो दुश्मन देश की अधिकतम बर्बादी करे और युद्ध जीत ले। मैं समझता हूं वार फाइनेंस का, ये युद्ध वित्त का यही सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ 250 साल हो गए आज वेल्थ ऑफ नेशंस के, लेकिन एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशंस में बात कही गई है कि डिफेंस जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है तुलना में ऑपरेंस के, यानी अति समृद्ध के, वो लागू होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि राज्य या स्टेट, जैसा आपने कहा सरकार के 3 ही काम होंगे। उदारीकृत वातावरण में ये पूरी दुनिया में स्थिति यही है। सोवियत यूएसआर सिस्टम जब कोलैप्स कर गया और विश्व में एक निजीकरण की लहर चली, तो उसमें यह तय हो गया था कि भूमंडलीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। हालांकि अमेरिका ने भूमंडलीकरण की उस प्रक्रिया को अपने कह सकते हैं टैरिफ युद्ध के जरिए बाधित करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, बड़ा पेचीदा विषय है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद का जो पुनर्निर्माण का कार्यक्रम होगा राष्ट्रों का, देशों का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज को ही ले लें तो वहां पर तो लगभग कह सकते हैं कि 25% वहां की जो आबादी है वो इंडियंस है, 25% वहां पर। मतलब ये हुआ कि दुनिया को जो जनशक्ति होगी उसकी सप्लाई कौन करेगा, दुनिया को एक जो कहेंगे विशेषज्ञ कौन प्रोवाइड करेगा, वो भारतीय प्रोवाइड करेगा। तो कहीं कहीं आर्थिक नीतियों का एक जो दीर्घकालिक पुलिंदा है उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जब संक्रमण आता है तो संक्रमण काल में इस प्रकार के नीतिगत फैसले लेने होते हैं जिनसे संकट का सामना किया जा सके। इस स्थिति में भारतीय रुपए को कहाँ आप देख रहे हैं? भारतीय रुपए की सेहत कहाँ रहने वाली है? स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की उथल पुथल हो रही है, और मैंने पहले भी उल्लेख किया कि 85 से 90% जो है वो तेल आयात करके हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए चलाते हैं। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जो शोधित तेल है उसका निर्यात भी करते हैं। ये व्यापार का मामला है। लेकिन जो चर्चा हुई उसका, अगर रुपए की कीमत का जहां तक सवाल है, अगर महंगाई बढ़ती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, और आरबीआई का तो है 2+2 4 यानी 4 और 2 माइनस, यानी 4 रेंज है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए महंगाई। और लेकिन अभी वो 2 से भी कम रेंज रही है। लेकिन अगर इस प्रकार महंगाई बढ़ी तो मैं समझता हूं वो इस रेंज को भी पार कर जाएगी, और ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सख्त मुद्रा नीति अपनानी पड़ेगी। और भारतीय मुद्रा बाजार का जहां तक संबंध है, जहां तक रुपए की कीमत का संबंध है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वाजपेयी जी कि अगर रुपया कमजोर होता है तो उसका एक सकारात्मक बिंदु यह है कि हमारे निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं, आयात घटते हैं और निर्यात बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से भुगतान संतुलन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा संकट हमें नहीं दिखता।